हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, जो हम कक्षा 7 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे थे, उसका चैप्टर 8 आज हम करेंगे। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण, जो कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसका हम 8वां चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम है अध्याय 8, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो पाठ के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो मानव पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, तो पर्यावरण क्या सब जगह मौजूद है, लेकिन हम उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम दो बेसिन लेंगे, एक अमेजन बेसिन और एक हमारे भारत देश का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो अमेजन बेसिन है वो उष्णकटिबंध से संबंधित है, और गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो कहाँ से संबंधित है, उपोष्ण प्रदेश से संबंधित है। अमेजन बेसिन में हम देखेंगे जीवन है, जलवायु। अमेजन बेसिन में जीवन, जलवायु, वर्षावन और वर्षावन के निवासी। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी जीवन, जलवायु, वन और जनसंख्या। तो इसके अंदर हम वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहाँ के निवासी लोग कैसे निवास करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। तो उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये तो हमें पता ही है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं, जो कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित भाग है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित भाग तो है, जो है क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। जबकि भूमध्य प्रदेश कौन सा कहलाएगा, जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसमें अमेजन नदी बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल की राशि मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जब डेल्टा बनते हैं तो उससे पहले नदी समुद्र में गिरती है, तो मुहाने पे क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यानी कभी भी किसी भी नदी का तंत्र जो होता है, नदी तंत्र, वो बहुत सारी नदियों से मिलकर बना होता है। तो जो मेन नदी होती है उसके अंदर जो दूसरी नदियां आकर जुड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो जो अमेजन नदी बेसिन है वो ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो जो अमेजन बेसिन है उसका अमेजन नाम रखने का रीजन ये रहा कि वहाँ पर पाए जाने वाले, मतलब जो भी लोग थे, जो कैसे रहते थे, घास का स्कर्ट पहनते थे और सर के ऊपर क्या करते थे, हेड गियर लगाते थे सुरक्षा कवच के रूप में। तो जब स्थानीय आदिवासियों ने पर आक्रमण हुआ ना, तो उनको क्या, पुराने साम्राज्य जो था रोमन साम्राज्य, उसके अंदर अमेजॉन्स नामक महिला थी, योद्धा थी, उनकी याद दिला दी कि उन्होंने हम पर कैसे आक्रमण किया था। इसलिए इस प्रकार का नाम क्या, यहाँ का नाम क्या रखा गया, अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ, ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो सहायक नदियां कौन सी होती है, जो मुख्य नदी के अंदर अपना जल लाकर ढालती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। अब आ जाता है अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्यों है, क्योंकि जो अमेजन नदी है वह विश्व की आयतन की दृष्टि से, जल का वॉल्यूम रखने की दृष्टि से प्रथम नदी है, वैसे द्वितीय नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, नील नदी है। जलवायु, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है।
जो अमेजन बेसिन है वो भूमध्य के आसपास है, तो वहाँ की वायु कैसी होगी, भूमध्य रेखा कैसा है, उष्णकटिबंध है, तो वहाँ की पूरे वर्ष वायु कैसी रहेगी, गर्म एवं नम जलवायु रहेगी। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म रहते हैं और आर्द्र रहते हैं तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी अधिक होने की वजह से जो पानी है वो भाप बनकर रहता है, तो क्या है, वायु के अंदर क्या होती है, पानी की नमी रहती है और पानी की आर्द्रता रहने के कारण कैसा महसूस होती है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई गर्मी ज़्यादा होती है तो आसपास जो पानी है वो नमी बन के आसमान में जाता है वायुमंडल में। जब वायुमंडल के अंदर उस नमी की आर्द्रता जो बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो जल की बूंदें वहाँ पर रह नहीं पाती तो वो वापस वर्षण के रूप में गिरने लगती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, मतलब जहाँ दिन जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी जल्दी गर्म होती है और क्या है, जल्दी ही ठंडी होती है। उसी तरीके से वहाँ पे भी यही रहता है, दिन का तापमान उच्च और रात का कम रहता है लेकिन आर्द्रता दोनों समय बनी रहती है। उसके बाद है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। तो ये जो वर्षावन है ना, तो वर्षावन कैसे हैं, सदाबहार टाइप के वन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है, इसलिए क्या होता है कि जो वर्षों की अधिकता होती है भूमि पर तो वो क्या सघन होते हैं ना, पास पास होते हैं और तो उनकी जो पत्तियां और शाखाएं हो जाती है ना वो आपस में पास पास होने की वजह से इस कदर मिल जाती है जैसे कोई छत का निर्माण कर लो। अब जैसे हमारे घरों के अंदर अगर हम छत के नीचे बैठे हैं तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, वैसे ही उन जंगलों के अंदर सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। कमरों में जैसे हमारे नहीं पहुंचती है वैसे वहां नहीं पहुंचती है। और जो वहाँ परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मतलब ब्रोमीलाइड एक पौधा है, वो अपनी पत्तियों के अंदर क्या होता है, जल को संग्रहित रखता है पॉकेट के रूप में, पैचेज के रूप में, ठीक है, पैकेट्स के रूप में। तो वहां पर क्या है, जो मेंढक जो है उभयचर प्राणी उन पैकेट्स के ऊपर अपने अंडे देते हैं। अब फिर आ जाता है वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जहां पर देखो पानी है, पानी वैसे भी जीवन का आधार है, तो जहाँ पानी ज़्यादा है तो वन ज़्यादा है, वन ज़्यादा है तो क्या है, जीव जंतुओं के लिए रहने का स्थान उपस्थित है, भोज्य सामग्री उपस्थित है। ये जहाँ पर मतलब खाने पीने की सभी वस्तुएं अवेलेबल होती है तब इंसान वहाँ रहता है, तो जानवर क्यों नहीं रहेंगे। फिर आ जाता है कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी पाए जाते हैं ना वो अलग अलग हैं, उनके नाम हैं जैसे टुक्कन, गुंजन और है ना पक्षी, और रंगीन पक्षी वाले, बड़ी चोंच वाले। जैसे वो पक्षी जहाँ अमेजन बेसिन में जो पक्षी पाए जाते हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से थोड़ा सा वो भिन्न होते हैं। प्राणियों में है बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। अब देखो बंदर अपने यहाँ पे भी पाए जाते हैं लेकिन चींटी खाने वाले टैपीर नहीं पाए जाते। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्राणियों प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। जो सांप की कुछ प्रजातियां बताई गई है उनमें एक एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप है, अजगर हो गया, बोआ हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। तो अमेजन नदी के अंदर एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसका नाम है पिरान्या। ये क्या करती है, मांस खाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में, है ना, छोटे से क्षेत्र में जैसे वर्षा के कुछ वनों के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ ये वनों लिखा हुआ है।
यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो वनों की कटाई करके जो फसल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। झूमिंग कृषि जो इंडिया में वर्ड है, आदिवासियों द्वारा जो की जाती है झूमिंग कृषि, ठीक है? ये उसकी कृषि के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो पुरुषों का व्यापार क्या हो गया? शिकार करना और नदी से मछली पकड़ना, और महिलाओं का फसलों का ध्यान रखना। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियों को से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यानी कि दोनों पुरुष और महिला दोनों मेहनत करते हैं, तब जाके घर चलता है। उसके बाद वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कर्तन और दहन पक्षी वो कृषि की पद्धति है वो कौन सी है? झूमिंग वाली, जो छोटे से क्षेत्र को काट कर, है ना, वन वृक्षों को काट कर की जाती है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जो आलू है, अपने यहाँ आलू है, शकरकंदी है, जो भी जमीकंद है ना, उसी तरीके से मैनियोक एक क्या है? जमीकंद है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, ठीक है। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है, यानी कि यहाँ पे व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती है। और अच्छा, देखते हैं अब कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। इस पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो क्या करते हैं कि किसान क्या करते हैं, पहले वृक्षों को ना हटा देंगे, काट देंगे, फिर भूमि साफ हो जाएगी तो जो जड़ें बचेगी उसको क्या करेंगे, और फिर उनको जलाया जाता है ताकि उसको पोषक तत्व मिल सकें। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। जब जमीन के अंदर बार बार फसल बोई जाती है ना, तो यहाँ के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उस कमी को क्या करते हैं, कमी हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, ये उसको छोड़ देते हैं ताकि इसमें वापस पोषक तत्वों का निर्माण हो सके। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इसी भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। यानी कि झूमिंग कृषि में ये होता है कि जैसे जो भूमि का एक टुकड़ा है उस पे हमने काम किया, ठीक है। जैसे ये यहाँ से अपन ने जो पेड़ थे उनको हटा दिया, ठीक है ना, काट के हटा दिया, ऐसा खेत बन गया। यहाँ हमने फसलें उगाई। अब क्या हुआ कि हमने कई सालों तक उगाते रहे, फिर ये क्या हो गया कि इनके उपजाऊपन खत्म हो गया, तो इनको इस लैंड को छोड़ दिया। फिर जो अगली लैंड थी जहाँ पर पेड़ बने हुए थे उसको काटे, फिर वहाँ पे फसल बोई। ऐसे करते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले बने के घरों में रहते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लकड़ी के आकार के जो घर होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के लकड़ी के बने घरों में रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तिर्व ढलान वाली होती है। मलोका क्या है? शहरों वाले बड़े अपार्टमेंट, और इनकी छत कैसी होती है? तिर्व ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। अब जो अमेजन बेसिन के लोग हैं उनके जीवन के अंदर सुधार हो रहा है। पहले तो क्या वहां तक पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। लेकिन 1970 में जब ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण हुआ वर्षावन में, है ना, तो सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों व हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वृक्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे वहाँ पर जैसे जैसे क्या हो रहा है, विकास हुआ जा रहा है, तो वृक्षावरण नष्ट हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की जनता वहाँ पर आकर बसने लगी है, तो इसलिए। और विकास हो रहा है तो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो जब पेड़ पौधों की कटाई होगी तो क्या होगा? जैविक विविधता भी खत्म होगी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का आवास विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वह भी विलुप्त हो रहे हैं। अब हम उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन देखेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है उसकी सहायक में नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है और यह बेसिन उपोष्ण के 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसके अंदर गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ही अपवाहित होंगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसमें पर्वत भी आते हैं, हिमालय के गिरिपाद भी आते हैं और सुंदरवन डेल्टा भी आता है। क्योंकि गंगा नदी कहाँ पर्वतों से निकलती है ना, पर्वतों से लेके डेल्टा बना के समुद्र तक बहती है, तो उसके बीच में जितनी भी स्थलाकृतियां आएगी वह यहाँ पाई जाएगी और ये क्या होगी, इसकी मुख्य विशेषता होगी। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील के बारे में बताया था कि जब है ना वो नदियाँ सर्पिलाकार बहती हैं तो बीच में क्या करती हैं, ये इन चीज़ों को छोड़ती जाती है ना भूमि को, यहाँ जो पानी अलग हो जाता है नदी से और यहाँ ना इसको क्या कहेंगे, चाप झील कहेंगे। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि ये क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये मानसूनी बेसिन है ना, और मानसून के मध्य में कब तक रहता है, जून से लेके सितंबर के मध्य तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी होती है और शीत ऋतु ठंड होती है। फिर क्या है, जो इस क्षेत्र के जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है इसके अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है वह लोगों के जीवन के लिए इतना उपयुक्त ना होने के लिए यहाँ पर क्या है, विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग जिनको जो वहाँ उस परिस्थितियों के अनुकूल हो चुके हैं रहने के वही रह पाते हैं, ठीक है। जबकि मैदानी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने के और मतलब यातायात के साधन सुविकसित साधन है। क्यों? क्योंकि सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, रेल मार्ग वगैरह। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पे सड़कों का निर्माण हुआ, यातायात के साधन हुए, वह आसानी से नहीं यूज किए जा सकते। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का अर्थ एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। यानी कि जो घनत्व किसे कहते हैं, जो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं वह उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102 है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गंगा एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती है। ये गंगा नहीं है, गन्ना है, एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। तो अब देखो, जो मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर फसलें अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी है, उपजाऊ मिट्टी है ना, इसलिए। तो यहाँ की प्रमुख फसल तो क्या होगी, धान होगी, और उसके अलावा भी अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना सभी उगाई जाती हैं। उसके अलावा नगदी फसलों में गन्ना एवं जूट उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, उसके अंदर ये चाय के बागान देखे जा सकते हैं। फिर है बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। तो जो मंद ढाल वाले जो पहाड़ हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वेदिकाओं का निर्माण करके फसलें उगाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो यानी कि गंगा के मैदानों में पेड़ों की बात करेंगे तो सागवान, साखू और पीपल वगैरह आ जाएंगे, नीम वगैरह। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा होता है। डेल्टा के अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र जो है वह कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ही
बनाती हैं। और इस गंगा जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ की भूमि जो है वो ढालान वाली है। दूसरी चीज यहाँ की है ठंडी जलवायु है, बहुत ज्यादा बर्फीली। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। जो ये क्यों? क्योंकि असम का जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, वो क्या है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछलियां चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्यों? क्योंकि मछलियां की पैदावार भी ज्यादा है और धान की खेती भी सर्वाधिक है, इसलिए। उसके बाद है वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। यानी ढाल वाली भूमि को समतल में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं, है ना। ढाल की भूमि को समतल में बदलना वेदिका कहलाता है। और वो ऐसे समतल में इसलिए बदला जाता है ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का अलवण जल है, यानी मीठा पानी है, साफ जल है, उसके अंदर डॉल्फिन पाई जाती है। उसका नाम क्या है स्थानीय भाषा में? सुसु। और ये अंधी होती है डॉल्फिन। सुसु की उपस्थिति जैसे जल की शुद्धता का पता चलता है कि यानी कि जो सुसु है डॉल्फिन, ये अशुद्ध जल में नहीं पाई जाती है। अगर जिस क्षेत्र के अंदर सुसु की मृत्यु हो रही है या सुसु जो है डॉल्फिन उसकी कमी हो रही है, तो यानी कि वहां शुद्ध जल नहीं है, पानी में अशुद्धता का स्तर बढ़ गया है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। आगे ना बात ये सामने। फिर सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब जो सार्वभौमिक स्वच्छता है ना, अब सीधी सी बात है, गंगा का जल गंगा के घाटों पे अपन अस्थियां और विसर्जित करते हैं, तो वहां को उसको वापस मतलब वो तो सब काम हो ही, लेकिन वहां पर कोई गंदगी ना फैलाए, है ना। इसलिए क्या क्या प्रोजेक्ट करे, एक तो स्वच्छ भारत मिशन है और एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ये फैक्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वो उपजाऊ है, तो मानव के लिए रहवास, है ना, और ये फसल उगाने के लिए उस हिसाब से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रहते हैं। यानी जीवन के संसाधन उपलब्ध हैं, जीवन जीने के सभी संसाधन उपलब्ध होने के कारण। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। अब जो गंगा बेसिन है जो उसमें 4 मार्ग सुविकसित हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो सड़क मार्ग भी हो गया, रेल मार्ग भी हो गया, जल मार्ग और हवाई मार्ग, चारों मार्ग स्थित है ना। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें चारों यातायात के जो मार्ग हैं वह हैं। फिर आ जाता है पर्यटन। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। जो पर्यटन, गंगा का जो मैदान है
उसके अंदर पर्यटन भी बहुत विकसित है। जैसे कि वहाँ पे क्या है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा यमुना के नदी के संगम है ना? बिहार में भी बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा। काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।